Hello everyone, welcome to all of you to this channel, The Sociology Mentor. I am Mahima Mishra, your sociology educator. तो आज हम किस चीज़ की क्लास लेने वाले हैं भाई? आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट कमर्शियल एंड साइंटिफिक रेवोल्यूशन। अभी हम क्या मतलब टॉपिक कवर कर रहे हैं? अभी हम फर्स्ट टॉपिक कवर कर रहे हैं, दैट इज़ एमर्जेंस ऑफ सोशलॉजी। ठीक है, अभी एमर्जेंस ऑफ सोशलॉजी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, ये बात ध्यान रखनी है। मैं बहुत ही छोटे छोटे पार्ट्स में ना आपको यहाँ पे सिखाने की कोशिश कर रही हूँ, एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ, बहुत ही छोटे छोटे सब टॉपिक्स। ठीक है ठीक है, तो आज की वीडियो में हम पढ़ाई करेंगे किसकी? कमर्शियल एंड साइंटिफिक रेवोल्यूशन। ये वाला टॉपिक आज हम कवर करेंगे। इसने कैसे सोशलॉजी के एमर्जेंस में हेल्प करी। ठीक है, तो बैकग्राउंड टू द एमर्जेंस ऑफ सोशलॉजी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामिनेशंस में। ठीक है, ऑप्शनल में सोशलॉजी में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान रखना है। अभी तक हमने क्या कवर कर लिया? हमने डार्क एज कवर कर लिया। ठीक है, मॉडर्निटी देखिए, सबसे पहले क्लास जो ली थी मैंने वो मॉडर्निटी की ली थी। उसके बाद मैंने डार्क एज कवर करवाया, उसके बाद एनलाइटनमेंट एंड रेनेसांस ये कवर करवाया था। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे साइंटिफिक एंड कमर्शियल रेवोल्यूशन। उसके बाद जो क्लास आएगी वो किसकी आएगी? इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इन फ्रांस। इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड एमर्जेंस ऑफ सोशलॉजी में जब आप आंसर लिखते हैं ना, तो आप कुछ कुछ उसमें इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इन फ्रांस भी दिखाते हैं एंड थोड़ा सा वर्णन करते हैं किसका? साइंटिफिक एंड कमर्शियल रेवोल्यूशन का भी। उसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कवर करने के बाद एमर्जेंस ऑफ सोशलॉजी आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। ठीक है, उसके बाद स्कोप ऑफ सोशलॉजी एंड कंपैरिजंस विद द अदर सोशल साइंसेस। ठीक है, अदर साइंसेस। तो ये वाली चीज़ अब ये ऐसे कवर होगी, मतलब इस सीरीज़ में कवर होगी। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले कमर्शियल रेवोल्यूशन की। ये एक सीरीज़ ऑफ इवेंट्स है बिटवीन 1450 से 1800। ये वाला ना मिडिवल पीरियड था, बताया था आपको। इससे पहले का जो पीरियड था वो कैसा था? मध्यकालीन यूरोप था, मध्यकालीन यूरोप। ठीक है, बात समझ आई? तो ये मध्यकालीन यूरोप था। और अब जो पीरियड चल रहा है ना, ये थोड़ा सा मॉडर्न युग चल रहा है। वैसे पूरा मॉडर्न कब आया? 1800 के बाद। 1800 में आया था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ठीक है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब आया उसके बाद उसके बाद मॉडर्न सोसाइटी बन गई थी यूरोप की। ठीक है, तो ये क्या है? एक शिफ्ट है फ्रॉम लार्जली सबसिस्टेंट एंड स्टैग्नेंट इकोनॉमी। आप जब डार्क एज की क्लास देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि डार्क एज कैसा था? स्टैग्नेंट था, सबसिस्टेंट था, क्योंकि रैशनैलिटी नहीं थी। ठीक है, जब रैशनैलिटी नहीं होती ना, तो हम इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्फेयर में ना हम थोड़े से सीमित रह जाते हैं। हम इकोनॉमिक्स को आगे बढ़ाने की नहीं सोचते। ठीक है, एंड पॉलिटिकल स्फेयर में भी हम सीमित रह जाते हैं। सीमित मतलब एक घेरे में रहना। ठीक है, तो ये सबसिस्टेंट एंड स्टैग्नेंट इकोनॉमी से अब क्या हो रहा था? मोर डायनामिक एंड वर्ल्ड वाइड सिस्टम हो रहा था। अब यहाँ से कोलोनाइजेशन स्टार्ट होगा। यहाँ से जब कमर्शियल रेवोल्यूशन होता है ना, तो दूसरी कॉलोनीज को घेरा जाता है वहाँ पे अपना सामान बेचने के लिए। ठीक है, और आपको पता होगा कि 1600 1800 यही वो दौर है जब ब्रिटिशर्स आए थे हमारी कंट्री में। ठीक है, लार्ज स्केल एंड ऑर्गेनाइज्ड मैनर था ये जो चेंज था कमर्शियल रेवोल्यूशन का, ये इतने बड़े पैमाने पर था, इसीलिए इसे कहा गया रेवोल्यूशन, यानी कि आंदोलन, एक बड़ा आंदोलन। ठीक है, इसमें कौन कौन सी कंट्रीज थी भाई? पोर्तुगल, स्पेन, हॉलैंड एंड इंग्लैंड। जब आप ये आंसर लिखेंगे, कमर्शियल रेवोल्यूशन लिखेंगे, तो आप ये इन थोड़ी थोड़ी कंट्रीज़ का भी मेंशन करेंगे ताकि एग्जामिनर को लगे कि आपको पता है इस बारे में। ठीक है, यूरोप का ट्रेड हो रहा था विद ईस्ट बट विद लैंड रूट्स। ठीक है, लैंड रूट से हो रहा था। ये वाला ना मैं आपको मैप के थ्रू बताती हूँ। ये देखिए जी, ये है यूरोप। ठीक है, जहाँ पे पेन चल रहा है वहीं पे ध्यान देना है। ये है यूरोप एंड ये है ईस्ट। ये वाली कंट्रीज हो गई ईस्ट की।
अब यहाँ पे आपको पता है सिल्क मिलता था, स्पाइसेस मिलते थे, ठीक है, टेक्सटाइल्स का बिजनेस था यहाँ पे, एंड कॉटन, ओपियम, इंडिगो, राइट, शुगर केन, तो ये वाले बिजनेस यहाँ पे इस्टेब्लिश्ड थे। नॉट अ बिजनेस ऑन अ लार्ज स्केल बट थोड़ी सी सबसिस्टेंस ही था, थोड़ी ट्रेडिशनल इकोनॉमी थी उस टाइम की, किसकी, ईस्ट की, ठीक है। अब जब यूरोप यहाँ पे ईस्ट से ट्रेड करता था ना, तो इसे कहाँ से गुजरना पड़ेगा, इटाली वगैरह से, इटाली वगैरह से, मिडल ईस्ट से। अब मिडल ईस्ट पे था किसका कब्जा, किसका कब्जा था, ओटोमन एम्पायर। ये वाला आपने स्पेक्ट्रम में मेंशन है, मॉडर्न हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अब जब ओटोमन एम्पायर का कब्जा था तो क्या था, अब देखिए जैसे कि कोई एक यूरोपियन आया लैंड रूट से, जैसे कि इंडिया से स्पाइसेस लेने आया, अब वो स्पाइसेस क्या थे, इंडिया ने बेचे 40 रुपए की फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब ओटोमन एम्पायर उसमें क्या कर रहे हैं, क्या क्या कर रहा है, अब उसमें 60 रुपीज़ और वो क्या ले रहा है, अपना टैक्स ले रहा है। ये जो ऑटोमन एम्पायर है ना, वो कह रहा है कि अगर तुम मेरी टेरिटरी से गुजरोगे ना तो मुझे तुम्हें देना पड़ेगा 60 रुपीज़, ठीक है, तुम मुझे 60 रुपीज़ दोगे। तो ये क्या हो गया, अभी ये वाली जो है ये टोटल मिला के कितना हो गया, 100, राइट। अब ये वाले जो स्पाइसेस हैं वो यूरोप में बिकते थे कितने, 100 के। अब जब महंगे स्पाइसेस बिकते थे तो वहाँ के आम जनता नहीं लेती थी, इसीलिए यहाँ के ट्रेडर्स ने क्या सोचा, अब सी रूट को एक्सप्लोर करना है, ठीक है, अब सी रूट से जाएंगे, बात समझ आई। अब लैंड रूट को नहीं, इसीलिए सी रूट में नेविगेशन एंड एक्सप्लोरेशन में आगे बढ़ा गया। देखिए यहाँ पे इटाली की मोनोपोली थी, प्राइजेस ऑफ सिल्क एंड स्पाइसेस वर हाई, बहुत महंगे बिकते थे यूरोप में, इसीलिए इटाली एंड स्पेन, नॉट इटाली बट यहाँ पे पोर्तुगल होगा, पोर्तुगल एंड स्पेन स्टार्टेड डिस्कवरिंग द सी रूट्स, ठीक है, सी रूट्स को अब यहाँ से डिस्कवर करना स्टार्ट कर दिया। अब शिफ्ट क्या है यहाँ पे, लैंड रूट से सी रूट की तरफ है। अब क्या है, अब ये अफ्रीका है, अब अफ्रीका के बगल से यहाँ से निकला जाएगा, लैंड से नहीं जाया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे नेविगेशन एक्सप्लोरेशन आगे बढ़ाया गया, और पोर्तुगीज से आए थे कौन, वास्को डी गामा, आपने इनके बारे में बचपन से पढ़ा होगा। 1498 को आए थे ये इंडिया में, एंड ये वाला जो पूरे अफ्रीका को यहाँ से ऐसे पार करके ये इंडिया पहुँचे थे, ठीक है। ये सी रूट वहाँ पे इसलिए ढूंढा गया क्योंकि वहाँ पे मोनोपोली थी मिडल ईस्ट में एंड इटाली में, इसीलिए वो लोग ज़्यादा टैक्स लेते थे, ठीक है। नेक्स्ट कमर्शियल रेवोल्यूशन में आपको पता है अब जब सी रूट्स अब ढूंढे जा रहे हैं, तो कोलंबस, ये क्या थे, इटालियन थे, ये इंडिया को ढूंढने चले थे, पता है ना आपको, नॉर्थ अमेरिका चले गए थे, इन्होंने डिस्कवरी करी नॉर्थ अमेरिका की, कि हाँ ये भी एक कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे भी लोग बसते हैं, ये भी एक मार्केट हमारे लिए हो सकता है, ठीक है। अब ब्रिटेन, फ्रांस एंड हॉलैंड सून फॉलोड द स्पेन एंड पोर्तुगल। अब पोर्तुगल एंड स्पेन की नकल करने लगे कौन लोग, ये ब्रिटेन, फ्रांस और हॉलैंड, और यही दो कंट्रीज़ हैं ब्रिटेन और फ्रांस जिन्होंने लगभग वर्ल्ड पे कब्जा किया था उस टाइम पे, कॉलोनाइजेशन किया था इन्होंने, ठीक है। यूरोपियन मार्केट फ्लडेड विद न्यू कमोडिटीज़, ठीक है। अब जब देखिए, अब जब सी रूट ढूंढ लिया है, सी रूट ढूंढ लिया है तो आने जाने में प्रॉब्लम नहीं है, किसी को ज़्यादा टैक्स नहीं देना पड़ेगा, बात समझ आई। तो यूरोपियन मार्केट में नई नई कमोडिटीज़ आ गई, जैसे कि स्पाइसेस, टेक्सटाइल, टोबैको नॉर्थ अमेरिका से ये लोग लेते थे, आइवरी एंड ह्यूमन स्लेव्स कहाँ से लेंगे जी, अफ्रीका। तो अलग अलग जगहों से अलग अलग कमोडिटीज़ वहाँ पे आने लग गई, ठीक है। एज कमर्शियल रेवोल्यूशन प्रोग्रेस, अब जब कमर्शियल रेवोल्यूशन आगे बढ़ता है तो स्पेन एंड पुर्तगाल की पोजीशन कम हो जाती है, एंड आगे कौन बढ़ते हैं, ब्रिटेन एंड फ्रांस, ठीक है, ब्रिटेन एंड फ्रांस, क्योंकि यहाँ पे क्या थी, बैंकिंग फैसिलिटी स्टैब्लिश हो गई थी, सबसे पहले ब्रिटेन का था बैंक, ठीक है। जब बैंकिंग फैसिलिटी स्टैब्लिश हो गई तो मर्चेंट्स को क्या होगा, क्रेडिट मिल जाएगा, लोन मिल जाएगा आसानी से, और वो क्या करेंगे, व्यापार आगे कर पाएंगे।
इंग्लैंड, हॉलैंड, फ्रांस ने डोमिनेट फिर किया। एक्सपेंशन ऑफ बैंकिंग, अब क्रेडिट फैसिलिटीज़ जब मिलने लगे तो ये मर्चेंट्स के लिए इजी हो जाएगा बिजनेस करना, ठीक है। ग्रोथ ऑफ कंपनीज, मुझे लोन मिलेगा, मैं और पैसा कमाऊंगी, मैं लोन वापस कर दूंगी, मेरा बिजनेस और आगे बढ़ेगा। राइज ऑफ न्यू क्लास, अब न्यू क्लास का यहाँ पे आपको समझना इंपॉर्टेंट है कि पहले क्या थे, पहले 3 स्टेट से, मैं आपको डार्क एज का थोड़ा सा रिमाइंड करवा दूँ। डार्क एज में क्या थे, 3 स्टेट्स थे, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट में कौन थे, किंग थे एंड क्लर्जी थे, एंड यहाँ पे क्या थे, यहाँ पे नाइट्स थे, जो मंत्रीगण या फिर कुछ सेना नायक होते हैं ना, वो लोग नाइट्स थे इधर। एंड थर्ड स्टेट में थे, ये स्टेट की बात नहीं है, ठीक है, ये स्टेट नहीं है, दिस इज स्टेट कहते हैं, ठीक है, ई लगेगा। एंड थर्ड में क्या थे, पीजेंट्स, थर्ड में थे पीजेंट्स, जिन्हें उनकी लैंग्वेज में सर्फ कहते थे। तो यहाँ पे अब क्या है, अब ये 3 स्टेट्स तो चले गए, क्योंकि अगर आप वो देखेंगे, एनलाइटनमेंट हुआ, ठीक है, एनलाइटनमेंट हुआ, रेनेसांस हुआ, रैशनैलिटी आई, रैशनैलिटी आई तो वो इस अथॉरिटी को क्वेश्चन करेंगे ना, बोलेंगे कि तुम हो कौन हम पे अत्याचार करने वाले, अपने अधिकारों की मांग करी, अपने राइट्स की मांग करी। और जब ये छोटे छोटे बिजनेस इस्टेब्लिश होने शुरू हुए तो राइज ऑफ न्यू क्लास, न्यू मर्चेंट क्लास यहाँ पे आई, ठीक है, और ये आगे जाके बिल्कुल इन्फ्लुएंशियल ग्रुप बना। कौन सा ग्रुप है, आप देखिए जो क्लर्जी वगैरह थे ना, उनकी पोजीशन यहाँ पे काफ़ी डिक्लाइन हो गई, एंड आगे किसकी बढ़ी, मर्चेंट्स, बैंकर, शिप ओनर्स, इन्वेस्टर्स, क्योंकि इनकी डिमांड ज़्यादा हो गई ना, मर्चेंट्स से ही अब यूरोप चल रहा था, ठीक है, बैंकर चाहिए चाहिए, शिप ओनर्स चाहिए, क्योंकि हमने अब सी रूट्स डिसाइड किया है जाना वहाँ से, इन्वेस्टर्स चाहिए होंगे मेरे बिजनेस में लगाने के लिए, तो ये कुछ मिडिल क्लास यहाँ पे इन्फ्लुएंशियल ग्रुप बन के उभरा, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रांसप्लांटिंग यूरोपियन मैनर्स। अब देखेंगे आप, जबकि कोलोनाइजेशन होता है, कोलोनाइजेशन में मिशनरीज आई थी, मिशनरीज आई थी जो क्रिश्चियन धर्म, ये क्रिश्चियन धर्म हमारे भारत धर्म में, जो मतलब भारत का जो भी धर्म हुआ करता था उस टाइम पे, कन्वर्ट कराने की कोशिश की थी, स्पेशली इन द नॉर्थ ईस्ट में। आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट जो भी ट्राइबल एरिया है वहाँ पे कन्वर्ट कराने की कोशिश की थी, एंड वहाँ पे काफ़ी सारे क्रिश्चियंस हैं भी, इंग्लिश वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। ये क्या है, ये है कि आप यूरोपियन मैनर्स को ट्रांसप्लांट कर रहे हैं हमारी कंट्री में, हमारी सोसाइटीज़ में, ईस्ट की सोसाइटीज़ में, ठीक है। इसे कहते हैं यूरोपियनाइजेशन ऑफ वर्ल्ड, एंड दिस इज अ कीवर्ड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड फॉर योर आंसर। नेक्स्ट है स्ट्रेंथनिंग ऑफ मोनार्की। स्ट्रेंथनिंग ऑफ मोनार्की, देखिए अब वो पहले वाले किंग की पावर तो नहीं रही, पहले वाले किंग की पावर नहीं रही, तो अब क्या है, मोनार्की, अब यहाँ पे कोई राजा भी तो चाहिए होगा, ठीक है। डिक्लाइन ऑफ चर्च, अब यहाँ पे चर्च जो बिल्कुल रिलीजियस अथॉरिटी जो थी उसका डिक्लाइन हुआ, ठीक है, अत्याचार नहीं होता था, मतलब अत्याचार कम हो गया था। नेक्स्ट बात करते हैं साइंटिफिक रेवोल्यूशन की। इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कमर्शियल एंड साइंटिफिक रेवोल्यूशन बिल्कुल भाई भाई है। साइंटिफिक रेवोल्यूशन में क्या हुआ, नई नई मशीन्स बनाई गई, वो रैशनैलिटी डेवलप की गई, उसके बाद क्या हुआ, कमर्शियल रेवोल्यूशन हुआ, ठीक है। निकोलस कॉपरनिकस, आपको बताया था जियोसेंट्रिक टू हेलियोसेंट्रिक, ये मैं पिछली क्लास में डिस्कस कर चुकी हूँ कि पहले क्या माना जाता था कि अर्थ स्टेबल है, अर्थ स्टेबल है, एंड बाकी सारे जितनी भी हेवनली बॉडीज़ हैं वो अर्थ के चक्कर लगाती हैं, सन अर्थ के चक्कर लगाता है, बट दिस वॉज नॉट द केस। ये किसने बोला, निकोलस कॉपरनिकस ने, ठीक है। इन्होंने कहा हेलियोसेंट्रिक, हेलियोसेंट्रिक क्या है कि सन सेंटर में है, सन को हेलियो भी कहा जाता है, सन सेंटर में है, एंड अदर हेवनली बॉडीज इंक्लूडिंग अर्थ सन के चक्कर लगाती हैं, ठीक है। वेस्टर्न में ये हुआ था, हमारी इंडियन की अलग फिलॉसफी है, वो सबसे पहले आई थी, वो अभी बात यहाँ पे नहीं हो रही है, ठीक है। गैलीलियो गैलीलाई,
जॉनस केपलर, इसाक न्यूटन, इन्होंने, आपने बचपन में इनके नाम सुने होंगे काफ़ी, ठीक है। इन्होंने रेवोल्यूशनाइज किया साइंस को, इन्होंने साइंस को आगे बढ़ाया। ओल्ड आइडियाज़ को चैलेंज किया गया साइंस के प्रति, या फिर बताया था मैंने आपको कार्ल पॉपर का फॉल्सिफिकेशन। कार्ल पॉपर का फॉल्सिफिकेशन क्या था कि अगर इस साइंटिफिक थ्योरी को अगर आज मैं सच मान रही हूँ तो क्या पता कोई ऐसा साइंटिस्ट आ जाए जो कल इसे डिनाई कर दे, कोई ऐसा साइंटिस्ट आ जाए जो बोल दे ग्रेविटी ही नहीं है भाई, हो सकता है ना। तो फॉल्सिफिकेशन की संभावना इन्होंने और बढ़ा दी, मतलब हर एक आइडिया को इन्होंने क्रिटिसाइज किया, हर एक आइडिया को इन्होंने चैलेंज किया कि और बेहतर क्या हो सकता है, इससे अलग क्या हो सकता है, ठीक है। बायोलॉजी एंड इवोल्यूशन, बायोलॉजी एंड इवोल्यूशन में क्या है, ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स केम टू बी व्यूड इन टर्म्स ऑफ इंटर रिलेटेड पार्ट्स। ये वाला आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप सोशोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे एंड स्पेशली जब आप फंक्शनलिज्म के बारे में पढ़ेंगे, फंक्शनलिज्म ना एक थॉट ऑफ सोशोलॉजिकल स्कूल है, ठीक है। फंक्शनलिज्म जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताया जाएगा कि सोसाइटी के कैसे अलग अलग पार्ट्स हैं, इंटर रिलेटेड है, इंटर डिपेंडेंट है, और जो साथ में काम करते हैं। वैसे ही हमारी ह्यूमन बॉडी को भी समझा गया, ठीक है। हमारी ह्यूमन बॉडी, हमारे अलग अलग ऑर्गन्स हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। हाथ अलग काम करेंगे, पैर अलग काम करेंगे, राइट। हमारी किडनीज अलग काम करेंगी एंड लंग्स अलग काम करेंगे। बट अगर ये साथ में मिलके काम कर रहे हैं तभी तो मेरी बॉडी चल रही है, तभी तो हम जिंदा हैं, राइट। तो ये वाला थॉट ना आगे सोशोलॉजिकल थॉट में ऐसा लिया गया कि मैरिज, फैमिली, एजुकेशन, पॉलिटिकल सोसाइटी, ये साथ में काम कर रहे हैं, ये अलग अलग पार्ट्स हैं जो साथ में काम कर रहे हैं, तभी जाके सोसाइटी क्या कर रही है, फंक्शन कर रही है, वरना सोसाइटी डेड हो चुकी होती। सोशल थॉट, हाँ जी, अब ये सोशल थॉट ही बताने वाले कौन थे, ऑगस्टे कॉम्टे थे, जो फादर ऑफ सोशोलॉजी कहलाते हैं, ठीक है। स्पेंसर एंड डुर्खिम, एमिल डुर्खिम ना बताया था आपको। ये आगे ना इन थिंकर्स की बहुत अच्छे से चर्चा होगी, अच्छे से ये आपको पढ़ाया जाएगा। बट अगर आप साइंटिफिक रेवोल्यूशन का आंसर लिखेंगे ना तो इनका सिर्फ नेम मेंशन कर देना ही ठीक है। चार्ल्स डार्विन, ये तो आपने बहुत सुना होगा, ये एक ब्रिटिश नेचुरलिस्ट थे। इनकी बुक है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। ये कब आई ये वाली बुक, 1859। इसमें कहा गया सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट मतलब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ऑर्गेनिजम्स ना आपस में compete करते हैं, ऑर्गेनिजम्स compete करते हैं ताकि क्या करें, वो फिट रह पाए, इन्वायरमेंट में के लिए फिट रह पाए, एक्सटेंड ना हो जाए, ठीक है। तो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट की ये थ्योरी दी गई थी, किसके द्वारा, चार्ल्स डार्विन के द्वारा। इनकी एक और बुक है डिसेंट ऑफ मैन। इन्होंने ह्यूमन को, ह्यूमन बॉडी को, ह्यूमन एवोल्यूशन को अच्छे से स्टडी की, ठीक है। अप्लाई टू द सोशल वर्ल्ड बाय एवोल्यूशनरी थिंकर्स जैसे कि हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर जैसे एवोल्यूशनरी थिंकर्स ने इस वाली थ्योरी को आगे बढ़ाया कि जैसे ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स हैं ना, वैसे सोसाइटी के भी पार्ट्स हैं। फैमिली, मैरिज, जो भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं हमारी सोसाइटी की, वो ये वाली चीज़ें ना मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊँगी, सोशल इंस्टीट्यूशंस की। अब अभी आप सोशल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, इंस्टीट्यूशंस पढ़ेंगे, ठीक है, ये आगे जाके आपकी क्लासेस होंगी। तो आज के लिए साइंटिफिक एंड कमर्शियल रेवोल्यूशन आप लोगों के लिए पढ़ना इम्पॉर्टेंट था, इसीलिए मैं छोटे छोटे टॉपिक्स की वीडियोस बना रही हूँ। अगर आपको कोई टॉपिक नहीं आ रहा है तो आप सीधे सर्च करें कमर्शियल एंड साइंटिफिक रेवोल्यूशन या फिर डार्क एज, ये कहीं आपको ऐसी वीडियोस नहीं मिलेंगी कि अलग अलग तोड़ तोड़ के आपको बताया गया हो। सब एक ही वीडियो में, एक मान लीजिए 1 घंटे की वीडियो है, उसी में सारे टॉपिक्स उन्होंने डिस्कस कर दिए। क्या इसमें समझ आएगा? नो। बट मैं क्या कर रही हूँ, मैं आपको अलग अलग टॉपिक्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ ताकि आपको एक टॉपिक अलग से पढ़ने को मिले, एक टॉपिक की अच्छे से आपके पास नॉलेज हो, अंडरस्टैंडिंग हो, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो,
ठीक है। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। लेट्स मेक सोशलॉजी सिंपल एंड क्लियर। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं आपको सपोर्ट करूँगी 300+ स्कोर करने के लिए। मैंने पूरी कोशिश करी है ताकि आपको कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ आए। मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू सब्सक्राइब दिस चैनल ताकि आपको सोशलॉजी की वीडियोस यहाँ पे मिलती रहें, सोशलॉजी के कॉन्सेप्ट्स आपको मिलते रहें। एंड मैं फुल सिलेबस कवर कर रही हूँ इधर सोशलॉजी फ्री में, ठीक है। नो पेड क्लासेस, कोई पेड क्लासेस नहीं होंगी, फ्री में कवर होगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा अपना, सोशलॉजी ऑप्शनल को और स्ट्रॉन्ग बनाते रहिएगा। थैंक यू सो मच।